प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम मोदी कल लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री पहुंचे अपने अपने कार्यालय। अधिकारियों के साथ बैठक करके ली हालात की जानकारी। कार्यालय के गेट पर स्क्रीनिंग के बाद दिया गया प्रवेश। कुछ उद्योगों को आंशिक रूप से लॉकडाउन में मिल सकती है छूट। 15 तरह के उद्योगों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में काम शुरू करने की मिल सकती है सशर्त अनुमति। वहीं यूपी में 15 अप्रैल से शुरू हो सकती है कुछ जरूरी सेवाएं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 9,000 के पार। केवल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु का तीसरा स्थान। लेकिन पिछले 4 दिनों में रविवार को पहली बार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या घटी। पिछले कुछ दिनों से देश के 25 जिलों में कोई केस नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज देश की बात में हम वो सारी खबरें दिखाने जा रहे हैं जो आज का पूरा अपडेट है। और इसमें आज सबसे बड़ी खबर दोपहर के बाद आई, वो भी ट्वीट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को 10 बजे सुबह संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ये संबोधन करेंगे और 14 अप्रैल है कल, और कल ही लॉकडाउन की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी 2 हफ्ते और अधिक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करेंगे, जैसा कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने उनसे मांग की थी कि जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये पांव पसारते पसारते पूरे देश में फैल चुका है, उसको देखते हुए जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ा दिया जाए। कोरोना वायरस पर ये उनका 26 दिन में चौथा संबोधन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी गई। कल प्रधानमंत्री मोदी क्या कह सकते हैं और जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो अवधि है वो कब तक जा सकती है और इस दौरान कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद हो सकता है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको देश की बात में। ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कल लॉकडाउन बढ़ाने के इस घोषणा के साथ ही ये भी बताएंगे कि हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्य के फ्रंट पर किस तरह की तैयारी है और इस दौरान कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए सरकार कितनी तैयार है और साथ ही अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक ठाक रखा जाए, इस पर सरकार की क्या तैयारी है, इसकी घोषणा भी कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उधर कोरोना संक्रमण के मामले 9,000 के पार पहुंच गए हैं। अभी तक 856 मरीज ठीक हुए हैं तो 308 की मौत की भी खबर है। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्वारंटाइन में रह रहे एक मरीज ने आत्महत्या कर ली गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा रविवार को 759 मरीजों को का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया। ऐसे में 3 दिन बाद ये आंकड़ा 800 से नीचे आया, यानी कि रविवार को जो मरीजों की संख्या थी वो थोड़ी कम हुई। इससे पहले 9 अप्रैल को 813, 10 अप्रैल को 871 और 11 अप्रैल को 854 लोग संक्रमित पाए गए थे। तो क्या ये समझा जाए कि भारत कोरोना वायरस पर फतह करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है या फिर ये अच्छी खबर बस केवल कुछ ही दिनों की राहत की है? ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की कोशिशों से कोरोना वायरस पर वाकई कितना लगाम लगा है। उधर फिलहाल एक और अच्छी खबर है जिसको हम आपको दिखाएंगे। केरल में कोवालसेंट प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हो गया है। ये थेरेपी क्या होती है, कैसे एक व्यक्ति के खून का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति की जान बचाने में किया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। और ठीक हो चुके मरीज के एंटीबॉडी से कैसे इलाज का नया तरीका निकाला गया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और देश में अभी तक कोरोना के 80% मामले ऐसे आए हैं जिनमें लक्षण बेहद सामान्य है, फिर सिर्फ 20% केस ही गंभीर लक्षण वाले हैं। यानी कि कोरोना वायरस भी कई चरणों में आपको प्रभावित करता है और हर एक कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय का कहना है और किस आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कहा है और क्या क्या ऐसी उसने एहतियात बताई हैं जिसका ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है ताकि हम कोरोना से प्रभावित न हो सके, हम आपको ये भी बताएंगे। उधर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब जबकि राजस्थान में कई और शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं, गहलोत सरकार इन जिलों में भीलवाड़ा मॉडल क्यों नहीं अपना पा रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे कोरोना से जंग में भीलवाड़ा मॉडल के साथ आगरा मॉडल भी खूब चर्चा में है, लेकिन यहाँ भी आंकड़े एक बार फिर से यू टर्न ले रहे हैं। महामारी के खिलाफ इस युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला कौन सा लिया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सरकार के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री और कुछ वरिष्ठ अधिकारी जब दफ्तर अपना पहुंचे तो किस तरह से कामकाज किया, इसके नज़ारे भी आपके सामने होंगे और ये कामकाज वाकई कितना हो पाएगा और कितना प्रायोगिक होगा, कितनी तेज़ी पकड़ेगी, इससे हमारी जो पूरे देश की व्यवस्था है वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि जो मंत्री अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उन्हें दफ्तर आना होगा, इसके लिए अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और इस दौरान मंत्रालय और दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये एहतियात बरतना ही होगा, ऐसा कहा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हम ये खबर भी आपके सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोरोना का टेस्ट फ्री में किए जाने के मामले में ICMR ने हलफनामा दाखिल किया है। ICMR ने कहा है कि कोरोना टेस्ट को निःशुल्क करने से कोरोना से लड़ाई का उद्देश्य मुश्किल में पड़ सकता है। क्यों ICMR ने ऐसा कहा है, हम आपको ये बताएंगे। कोरोना के खतरे ने करीब करीब पूरी दुनिया को अपने जद में ले लिया है। पिछले 100 साल में ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा हमला माना गया है। हर देश कोरोना की महामारी से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। चीन से इटली और अब इटली से अमेरिका कोरोना का नया केंद्र जिस तरह से बनकर ये उभरे हैं, सुपर पावर अमेरिका जिस तरह से घुटने टेक चुका है कोरोना के आगे, आखिर अमेरिका में क्या हाल है इन दिनों, ये भी हम आपको दिखाएंगे और कोरोना के बाद क्या कुछ हो सकता है ये भी बताएंगे। कोरोना का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा है ये देखना बेहद ज़रूरी है और किस तरह से आप और हम तैयार रहें कोरोना के बाद के इम्पैक्ट को देखने के लिए, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था हो, आपकी अपनी निजी अर्थव्यवस्था के साथ संभाल हो या फिर अपने स्वास्थ्य का, हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से आप अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं। कई नौकरियां जाने का अंदेशा है और कई तरह के नए क्षेत्र भी खुल सकते हैं, तो ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे कि कहां पर आप अपने भाग्य आजमा सकते हैं और कहां पर ऐसा है जहां पर आपको बचकर संभल कर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को भी याद करेंगे और एक ऐसे सितारे को भी जो तमाम दुविधाओं के बीच, तमाम मुश्किलों के बीच भी अपनी याद हमारे दिलों में बनाए हुए है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देश की बात के इस 1 घंटे के सफ़र में आप देश दुनिया की तमाम उन खबरों से रूबरू होंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कल 14 अप्रैल है और मंगलवार यानी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। कोरोना वायरस पर ये उनका 26 दिनों में किया जाने वाला चौथा संबोधन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। माना ये जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने जब 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने जनता कर्फ्यू और फिर दिया जलाने की अपील की के वक्त भी राष्ट्र को संबोधित किया था, मन की बात भी किया। लेकिन अब इस बार जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आखिर कितने दिनों तक ये लॉकडाउन चलेगा। इसके अलावा वो इस बात पर भी तवज्जो देंगे कि जो आम लोगों के मन में इस संशय की स्थिति बनी हुई है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, क्या पूरी तरह से देश ठप पड़ा रहेगा,
इसको भी वो स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ चुका है। शनिवार प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी 78 करोड़ की आबादी वाले 13 राज्यों ने देश भर में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव पर सहमति जताई। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये कहा था कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने ये बयान दिया कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेंगे वो उसे मान लेंगे और उत्तर प्रदेश उसी हिसाब से काम करेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश का जो बड़ा हिस्सा है वो दिल्ली से भी लगता है और मुख्य हिस्सा गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली से लगा है, दिल्ली एनसीआर में आता है। ऐसे में दो नियम एक साथ नहीं चल पाएंगे। हालांकि हॉट स्पॉट पर लॉकडाउन बिल्कुल जारी रहेगा। 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल ज़रूर है कि सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाने जा रही है या नहीं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन की अवधि तमाम मुख्यमंत्रियों के मांग के बाद और स्थिति को समझते हुए थोड़े और दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और देश अपनी गति को कैसे पकड़े, इसके लिए कुछ खास जो सेक्टर्स हैं, जो खास क्षेत्र हैं, उनको वो शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस सवाल का वैसे सही जवाब देंगे, तो 10 बजे आपको इस सवाल का सही जवाब मिल पाएगा कि आखिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और बढ़ेगी तो किस तरह से बढ़ेगी, क्या आपको मिल सकता है और किस चीज़ पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और इस बीच एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं, हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 9,000 के पार पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया इससे तबाह हो रही है, लेकिन भारत में अब तक 856 मरीज ठीक हो चुके हैं और 308 की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा जिस तरह से वो आशंका जताई जा रही थी कि तेजी से बढ़ सकता है, उस हिसाब से भारत में नहीं बढ़ा। इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं कि हमारे देश के लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वैसे भी बहुत हद तक सशक्त है, लेकिन इसके अलावा हमारे डॉक्टरों ने एक और सफलता पाई है और कुछ हद तक इसे आप अच्छी खबर कह सकते हैं कि रविवार को 796 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में 3 दिन के बाद ये आंकड़ा 800 से नीचे आया और हमारे डॉक्टरों की ये मेहनत ही कह सकते हैं आप, जिससे जो लोग थोड़े बहुत कोरोना वायरस से यदि संक्रमित थे भी तो वो ठीक हुए। इससे पहले 9 अप्रैल को 813, 10 अप्रैल को 871 और 11 अप्रैल को 854 संक्रमित पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले में देश में सबसे तेजी से बढ़त दिख रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई है, जो कि चिंतनीय है। इसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इसी बीच वो खबर भी आई है जिसको लेकर अब उम्मीदें बंधनी शुरू हो गई हैं। केरल में कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हो गया है। ये ठीक हो चुके मरीज की एंटीबॉडी से इलाज का तरीका है। ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही कोरोना मरीज का इलाज कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकेगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने केरल के एक संस्थान को इसके ट्रायल की अनुमति दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने ब्लॉग में बताया कि इस थेरेपी का ट्रायल केरल के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा। ऐसे मरीज जो हाल ही में बीमारी से ठीक हुए हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो ताउम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इसे दवा में तब्दील करने के लिए ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और बाद में इनसे एंटीबॉडीज निकाली जाती है। इसे प्लाज्मा डेराइव्ड थेरेपी कहते हैं। ये मरीज के शरीर को तब तक रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है जब तक उसका शरीर खुद से तैयार करने के लायक नहीं बन जाता। एंटीबॉडीज प्रोटीन से बने खास तरह की इम्यून कोशिकाएं होती है, जिसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जब भी शरीर में कोई बाहरी चीज पहुंचती है तो ये अलर्ट हो जाती है। किसी बैक्टीरिया या वायरस के छोड़े गए विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का काम यही एंटीबॉडीज करती है। इस तरह से रोगाणुओं के असर को बेअसर करती है। जैसे कोरोना से उबर चुके मरीजों में खास तरह की एंटीबॉडीज बन चुकी है। जब इसे खून से निकालकर दूसरे संक्रमित मरीज में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो भी कोरोना वायरस को हरा सकेगा। शुरुआत में ये ट्रीटमेंट कोरोना के कुछ ही मरीजों पर किया जाएगा, खासकर
जिनकी हालत ज्यादा नाजुक होगी। बतौर क्लिनिकल ट्रायल ऐसा होगा। हालांकि ये थेरेपी आसान नहीं है। कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्ति के खून से पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा निकालकर बढ़ते संक्रमित लोगों के मुकाबले इकट्ठा करना चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो दूसरे व्यक्ति के खून की जो ताकत है उसमें से कुछ निकाल कर और आपके शरीर में प्लाज्मा डाल के और आपको ठीक करने का एक ये आप कह सकते हैं उपाय है। और ऐसी थेरेपी ऐसा नहीं कि केवल इसी के लिए किया जा रहा है, बल्कि आपने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से ही स्किन को भी ठीक किया जा सकता है। यदि किसी के बाल नहीं है उसे भी उगाया जा सकता है। तो इसी के आधार पर ये इस थेरेपी का उपयोग शुरू किया गया है लंदन में, अमेरिका में और यहाँ तक इटली में भी इसका उपयोग किया गया था। लेकिन इसके लिए आपको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है और ICU की ज़रूरत लगातार रहती है। उधर देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे दमखम का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए हर ज़रूरी फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर भी पूरा फोकस है, पूरी नज़र है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में तैयार कोविड अस्पतालों में अभी 1 लाख से अधिक बेड तैयार किए गए हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत 2000 से भी कम बिस्तरों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि मौजूदा वक्त में कोरोना से पीड़ित महज 20% मरीजों को ही बेड की जरूरत पड़ती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। देश में अभी तक कोरोना के 80% मामले ऐसे हैं जिसमें लक्षण बेहद सामान्य हैं। सिर्फ 20% केस ही गंभीर लक्षण वाले हैं। कोविड-19 मरीजों का 3 चरणों में इलाज किया जा रहा है। पहले चरण में संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। पॉजिटिव केस आने पर उन्हें कोविड हेल्थ केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ भी ICU की सुविधा होती है। अगर कोई मरीज गंभीर होता है तो उन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऐसे मरीजों की संख्या 15% तक होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक 12 अप्रैल तक कोविड-19 अस्पताल में 1671 बेड की जरूरत थी, जबकि इंतजाम 1,05,600 से अधिक बेड का था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेड की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। 29 मार्च को 163 अस्पताल में 41,900 बिस्तर थी। 4 अप्रैल तक बेड की संख्या 67,000 से अधिक हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल तक कोरोना के लिए 1,000 बेड की जरूरत थी, जबकि 85,000 बेड उपलब्ध थे। 12 अप्रैल तक इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख बेड से अधिक हो गई। दिल्ली के सफदरजंग में 500 बेड का एक कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है। आंध्र प्रदेश में 1000 से ज्यादा बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है। हर अस्पताल में वेंटिलेटर और ICU की सुविधाएं मौजूद है। तमिलनाडु में 350, केरल में 950, अहमदाबाद में 2022, भुवनेश्वर में 1050, मुंबई में 700 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। एक पॉजिटिव न्यूज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि while we have areas of concerns related with cases and deaths, there is also positive news कि हमारे केसेस रिकवर भी हो रहे हैं और 716 पॉजिटिव केसेस जो हमारे थे वह रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज की स्थिति में हैं। जिला स्तर पर अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसके लिए देश के 14 एम्स को नोडल अस्पताल बनाया गया है। इनके डॉक्टर्स देश भर के जिला अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक हर दिन 15,000 से अधिक सैंपल की जांच हो रही है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों और संदिग्धों की ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को विकसित करने पर भी काम तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच गौतम बुद्ध नगर जिले के 2 मरीजों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें दोबारा संक्रमण हो गया। उन्हें दोबारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स में भर्ती करा दिया गया। दोनों मरीजों का नमूना लेकर चौथी बार जांच के लिए भेजा गया है। डॉक्टर इस स्थिति को देखकर असमंजस में हैं और इन कारणों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को 1,06,819 लोगों की जांच की। इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस के प्रभाव के लक्षण नहीं मिले। वहीं कोरोना के 43 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट रविवार को आई। ये सभी निगेटिव हैं। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल काफी सफल रहा।
गहलोत सरकार के इस मॉडल को लेकर देश भर में काफी तारीफ भी हुई। इसके चलते कई राज्य सरकारों ने भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया है, तो केंद्र सरकार भी सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर इसी तर्ज पर काबू करने की बात करती रही। लेकिन अब जबकि राजस्थान के कई और शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, गहलोत सरकार इन जिलों में भीलवाड़ा मॉडल नहीं अपना पा रही है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के करीब 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 3 लोगों की इसकी चपेट में आकर मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर के रामगंज क्षेत्र में सामने आए हैं। जयपुर जिले में 341 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा भरतपुर, टोंक और गुजरात से लगे बांसवाड़ा जिले में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के शुरुआती प्रकोप के दौरान राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल काफी सफल हुआ था और इसकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन इसका प्रयोग राज्य के कुछ कोरोना स्पॉट में नहीं हो पा रहा है। बात करें जयपुर के रामगंज की, तो यहाँ के जनसंख्या का घनत्व और भीलवाड़ा की आबादी में काफी फर्क है। रामगंज में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इसके अलावा गलियाँ काफी संकरी हैं, जबकि भीलवाड़ा में चौड़ी सड़कें और खुलापन है। भीलवाड़ा की तर्ज पर रामगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं हो सका है। रामगंज और भीलवाड़ा के सामाजिक परिवेश में भी काफी अंतर है। भीलवाड़ा के जिस अस्पताल में संक्रमण फैला और संक्रमित मिले, उनमें 70% लोग उसी अस्पताल के कर्मचारी या स्वास्थ्य कर्मी थे। वहीं रामगंज में लोअर मिडिल क्लास के लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो बांसवाड़ा में आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर पढ़े लिखे और स्वास्थ्य के विषय में जागरूक होते हैं, इसलिए भीलवाड़ा में सब लोग और खुलकर उन्होंने टेस्ट कराए। प्रशासन ने भी डॉक्टरों के संपर्क में आए लोगों का तुरंत पता लगा लिया। यही भीलवाड़ा मॉडल की सबसे बड़ी सफलता है। भीलवाड़ा प्रशासन के साथ साथ वहां की जनता की भी ये सफलता है। लेकिन राजस्थान के दूसरे शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सफलतापूर्वक नहीं हो सका। रामगंज सहित बाकी शहरों के लोगों के मन में यह भय है कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, इसलिए वे लक्षणों को स्वास्थ्य विभाग की टीम से छुपा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि घर में रहकर वह ज्यादा सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रामगंज जैसे सघन आबादी क्षेत्र में घर सुरक्षित नहीं है। ना चाहते हुए भी लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। रामगंज में मस्कट से आए शख्स ने क्वारंटीन का पालन नहीं किया और पूरे गांव में घूमता रहा, जिसकी वजह से रामगंज की स्थिति बिगड़ गई है। साथ ही जयपुर के रामगंज में अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी आबादी है। सरकार इनके विरोध का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, जिसके चलते उन्हें पहले समझाने की कोशिश की गई। इसमें काफी देर हो गई। वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो इसकी सीमा गुजरात से लगी हुई है, जहां लॉकडाउन के बाद करीब 30,000 मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने घर आए हैं। इनकी यात्रा का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, जिसके चलते भी यहाँ पर केस बढ़े हैं। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश में कोरोना की जांच और रोकथाम के लिए भीलवाड़ा मॉडल को अपनाएंगे। साथ ही जिला अधिकारियों से लॉकडाउन और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने को कहा है। उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल फॉलो करते हुए अधिक से अधिक टीमें तैयार कर हर घर का सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना से जंग में भीलवाड़ा मॉडल के साथ आगरा मॉडल की भी चर्चा खूब रही, लेकिन यहां आंकड़े एक बार फिर से यू टर्न ले रहे हैं। आगरा में सोमवार को 35 नए केस सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। इससे पहले रविवार को आगरा में कोरोना के एक साथ 12 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी से 14 नए केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शनिवार को आगरा मॉडल को रोल मॉडल बताते हुए पूरे देश को इसे फॉलो करने को कहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी तारीफ की थी, लेकिन अगले ही दिन रविवार को आगरा में संक्रमण के 12 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए और फिर 35 और लोग पॉजिटिव पाए गए। आगरा में जो नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, उनमें एक निजी अस्पताल और इसके संपर्क में आने वाले अधिक हैं। ये अस्पताल कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां से अकेले ही 20 मामले सामने आए हैं।
अस्पतालों में हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद से भी मरीज आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने 22 मार्च से 6 अप्रैल तक पारस अस्पताल में आने वाले लोगों को कंट्रोल रूम में जानकारी देने को कहा है। दरअसल कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर अभी टेस्ट एंड ट्रायल रन चल रहा है और अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से सरकारें नहीं बता पा रही कि कौन सा फॉर्मूला हिट रहेगा, सफल रहेगा और किस फॉर्मूले से इस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन आपदा की स्थिति में ऐसी स्थितियां होती हैं और इन सब के बीच यदि सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो वो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी और इस बात को पूरा देश समझता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनकी प्रशंसा की थी और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये निर्णय लिया है कि देश को इस तरह से ठप नहीं रखा जा सकता और इसीलिए कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो अब काम करना शुरू करेंगी। दुनिया भर में तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ देश में भी जंग जारी है, लेकिन महामारी के इस युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री और कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब दफ्तर से ही अपना कामकाज करेंगे, यानी कि अब तक जो मंत्री वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उन्हें अब दफ्तर आना है। हालांकि इस दौरान मंत्रालय और दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से जंग के बीच मोदी सरकार के मंत्री काम पर पहुंचने लगे हैं। इससे पहले ज्यादातर मंत्री घर से ही काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी मंत्रियों को सोमवार से दफ्तर आने के लिए कहा गया था, जिसके बाद मंत्री एक एक कर दफ्तर पहुंचने लगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गिरिराज सिंह और किरेन रिजिजू समेत तमाम मंत्री काम पर लौटे। खबरों के मुताबिक सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी और जरूरी स्टाफ ही कार्यालय आएंगे और सभी लोग कोरोना वायरस से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। 9:30 सुबह से हम लोग ऑफिस चलाने का जो पहले पुराना सिस्टम है वही करेंगे, लेकिन बहुत ही केयरफुल होगा। सब जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन करते हुए, गाइडलाइंस सरकार और मेडिकल जो टीम जो आपको गाइडलाइंस दिया है वो सबको मेंटेन करना है। सभी मंत्री दफ्तरों से काम करेंगे। ऑफिस में काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। संयुक्त सचिव से ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को दफ्तर आने के लिए कहा गया है, जबकि नीचे के स्तर के कर्मचारी रोटेशन पर आएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार अब जान भी जहान भी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कोविड महामारी के खिलाफ देश लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें हम विजयी होंगे। जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सब सेवाएं ढंग से चल रही है, लोगों तक हम सही खबरें पहुंचाएंगे और आप भी इसी काम में जुट जाइए, यही मेरी अपील है। प्रधानमंत्री के बताए मंत्र जान भी जहान भी पर आगे बढ़ते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों से कामकाज संभालने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और जब मंत्री भी अब दफ्तर आने वाले हैं, इस वक्त मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से सबसे पहले अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो कोरोना के संक्रमण के काल में भी और लगातार बढ़ रहे खतरों के बीच भी हमारी पूरी टीम आप तक खबर पहुंचाने के लिए लगातार हम आते रहे और आप तक खबर पहुंचाते रहे और हर मोर्चे पे डटे रहे। और मैं ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो आप तक खबर पहुंचाने के लिए लगातार ऑफिसेज में जाते रहे और ऑफिस ही नहीं, जहां जहां संक्रमण क्षेत्र है वहां पर भी पूरे एहतियात के साथ हम गए और वहां से भी हमने रिपोर्टिंग आपके सामने रखी है। एपीएन की ख़ास बात यह है कि हमने केवल खबर दिखाई, कोई पक्ष नहीं लिया और जो इस वक्त आपदा की स्थिति में जो एक उच्च पत्रकारिता की जा सकती है, हमारे तमाम सहयोगियों ने आपके सामने वो मिसाल पेश करने के लिए तमाम मेहनतें की है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का प्यार इस वजह से हमें मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही अभी कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू न हुई हो, लेकिन ये तय है कि संपूर्ण लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका संकेत खुद पीएम मोदी ने दिया है और कहा है कि जान है तो जहान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसी बात पर जोर दिया है। WHO ने
3L फॉर्मूला सुझाया जो कि लाइफ, लाइवलीहुड और लिविंग से जुड़ा है। WHO का मानना है कि सरकार को जीवन, आजीविका और जीने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये माना जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन में सरकार कुछ ढील तो दे सकती है और कोरोना संक्रमित इलाकों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसके आधार पर लॉकडाउन का पालन कराया जा सकता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में ये जो चुनौती है ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। लॉकडाउन में छूट कोरोना संक्रमण के फैलाव, भविष्य की आशंका और सक्रिय मामलों के आधार पर मिलेगी। सरकार देश के इलाकों को राज्यों के बजाय कोरोना के संक्रमण के स्तर के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर नियम तय करेगी। खबरों के मुताबिक कोरोना के ऑरेंज और ग्रीन जोन में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन समय सीमित किया जा सकता है। लेकिन सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों पर पाबंदी बनी रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्क, पर्यटन स्थल, धर्म स्थल, शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। रेड जोन वाले इलाके यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले जिलों में पहले की तरह सब कुछ बंद रहेगा। यहाँ किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जबकि ऑरेंज जोन वो इलाका होगा जहां नए मरीज नहीं आ रहे हैं और पुराने मरीज बेहद कम हैं। ग्रीन जोन पूरी तरह से संक्रमण मुक्त जिले होंगे और वहां व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। रेड और ऑरेंज जोन में सभी होटल, रेस्तरां, लॉज और गेस्ट हाउस बंद रहेंगे, जबकि ग्रीन जोन में खुल सकते हैं। सिर्फ ग्रीन जोन में लोकल ट्रांसपोर्ट खोलने की छूट दी जा सकती है। रेड और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा। इसके अलावा भारत से बाहर जाने के लिए विशेष और कमर्शियल उड़ानों को छूट मिल सकती है। ये छूट चुनिंदा देशों के लिए उड़ान तक ही सीमित रहेगी। बैठक में पीएम मोदी ने जान है तो जहान है कि अपने बयान को थोड़ा संशोधित करते हुए कहा कि जान भी और जहान भी, यानी जान तो जरूरी है लेकिन जीने के लिए बाकी सारी चीजें भी जरूरी हैं। ऐसे में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई ऐसे काम शुरू हो सकते हैं जिनसे आर्थिक विकास दर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जान भी जहान भी के नए मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो संकेत दिया था, सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। 14 अप्रैल तक के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही सरकारों ने उद्योगों के पहिए चलाने की जरूरी सहमति देना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जहां पूरे देश में आम राय है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, वहीं अर्थव्यवस्था पर इसके असर को देखते हुए जाम पड़े, ठप पड़े औद्योगिक पहिए को धीरे धीरे चलाने का विचार भी बन रहा है और विभिन्न राज्यों में इसकी पहल शुरू हो गई है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन का जारी रहना तय माना जा रहा है। हालांकि कुछ चीजों को लेकर छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्रियों ने जरूरी शर्तों के साथ चुनिंदा उद्योगों को लॉकडाउन से बाहर लाने की बात कही थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री को भी सुझाव दिया गया है कि उद्योगों को आंशिक रूप से लॉकडाउन में छूट मिलनी चाहिए। इन सभी विचारों को देखते हुए और संबंधित विभागों की राय पर सरकार ने 15 तरह के उद्योगों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में काम शुरू करने की सशर्त अनुमति दे दी है। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंत्री इसकी समीक्षा करें कि कैसे धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान शुरू किए जा सकने वाले औद्योगिक गतिविधियों की पहचान करने को भी कहा था। इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की ओर से सुझाव आया था कि सड़क निर्माण, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़े उद्योगों को पहले चरण में उत्पादन शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। अगर कोई उद्योग कोरोना प्रसार से बचते हुए औद्योगिक गतिविधि को शुरू करने का ब्लूप्रिंट देता है तो उसे भी मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन उसे ये बताना होगा कि बीमारी से बचने और किसी संक्रमण की स्थिति में इलाज के लिए क्या प्रबंध हैं। इसके साथ ही छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को थोड़ी छूट देने की पैरवी भी की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों के हाथ में नकदी पहुंचेगी। राज्यों के आर्थिक हालात के लिहाज से ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार का भी दबाव कम होगा। मौजूदा दौर में बढ़ रही बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। खबरों के मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को 15 ऐसे उद्योगों की सूची सौंपी है जिन्हें काम की अनुमति देनी चाहिए। इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑप्टिक फाइबर केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयाँ, इस्पात और फेरस अलॉय मिल, पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयाँ, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक वाहन इकाइयाँ, रत्नाभूषण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को काम की अनुमति मिल जाएगी। ट्रांसफार्मर और सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट और कंपोनेंट, खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़े उद्योग भी काम कर सकेंगे। इसके अलावा एमएसएमई से जुड़े तमाम उद्योग भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस बीच सरकार का पूरा जोर उन कंपनियों को खोलने पर होगा, उन उद्योग से जुड़े तमाम इंडस्ट्री को खोलने पर होगा जिसमें मेकिंग इंडिया को प्रसार मिलता हो, क्योंकि इस वक्त सरकार पूरा जोर इस पर दे रही है। उधर भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया है जो लक्षणों के आधार पर बताता है कि आपको कोरोना वायरस का परीक्षण कराने की जरूरत है या नहीं। इसके जरिए ये भी पता चलता है कि आपके आसपास कोरोना संक्रमित कोई है या नहीं। यही कारण है कि सरकार लोगों से इसे डाउनलोड कराने पर जोर दे रही है। भारत ने इस ऐप को लॉन्च करके दिग्गज टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों और बहुत सी एजेंसियों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे उपयोगी करार दिया है। इसके अलावा विश्व बैंक ने ऐप की तारीफ करते हुए इसे कहा है कि इसने एक नया रास्ता दिखाया है। आरोग्य सेतु के लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही वैश्विक तकनीक की बड़ी कंपनियों एप्पल और गूगल ने कहा है कि वे स्मार्टफोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद करेगा और उपयोगकर्ताओं को सूचित करेगा कि वो कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं या नहीं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्विटर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को टैग करते हुए लिखा, भारत कोविड-19 के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिसे उपयोगकर्ता की जानकारी गोपनीय रखे जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हमें खुशी है कि आरोग्य सेतु की तर्ज पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एप्पल और गूगल मिलकर इस तरह की ऐप विकसित कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि इससे बड़े पैमाने पर आबादी को शिक्षित करने और संक्रमण को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। विश्व बैंक की दक्षिण आर्थिक केंद्रित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की पहल मोटे तौर पर स्वैच्छिक रूप से पूर्वी एशिया में महामारी से निपटने में मदद करने में सफल रही है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि कोरोना लक्षणों की रिपोर्ट करने वाले को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन की लोकेशन का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को यह बताता है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एम शांतनगौड ने पीठ ने लोगों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं रहें और कहा कि उन्हें अभी वापस लाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 7 याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में छात्रों, कामकाजी पेशेवरों, अकुशल श्रमिकों और मछुआरों और भारतीय नागरिकों को निकालने की अपील की गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संकट के दौरान लोगों को भारत वापस लाना असंभव सा है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैब में मुफ्त कोरोना जांच के अपने आदेश में बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आते हैं सिर्फ उनकी जांच ही मुफ्त में की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पैसा देने में सक्षम हैं उनकी जांच मुफ्त नहीं होगी। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने हलफनामा दाखिल करके कोरोना टेस्ट को निःशुल्क करने के लिए प्राइवेट लैब को दिए गए आदेश में संशोधन करने की कोर्ट से मांग की थी। ICMR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निःशुल्क टेस्ट के आदेश से कोरोना से लड़ाई का उद्देश्य मुश्किल हो सकता है। ICMR ने कहा कि टेस्ट के लिए पैसा लिया जाए या नहीं, इसका फैसला कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। ICMR ने हलफनामे में कहा कि प्राइवेट लैब ने 2 टेस्ट के लिए 4,500 रुपये तय किए हैं, जो मनमाने नहीं कहे जा सकते। साथ ही ICMR ने यह भी बताया कि 87% से अधिक टेस्ट सरकारी लैब ने किए हैं। ऐसे में कोर्ट का पहले का दिया हुआ फैसला बहुत अधिक प्रायोगिक नहीं हो पाएगा और इसके तहत कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोर्ट ने इस फैसले पर पुनर्विचार किया और उसके बाद उसमें ये संशोधन किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले महीने कमलनाथ सरकार के गिरने और राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा है कि राज्यपाल के पास सरकार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश देने की शक्ति है। जब सरकार ने बहुमत खो दिया तो ये बहुत जरूरी था कि राज्यपाल ऐसा आदेश दें। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात के मुताबिक राज्यपाल की ओर से फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया जाना बिल्कुल सही कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि राज्यपाल आदेश पारित नहीं कर सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवर्नर विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवर्नर विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 68 पेज का विस्तृत आदेश दिया है। इसमें कोर्ट ने सभी स्थितियों को और स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस फैसले में संविधान में दिए गए राज्यपाल के अधिकारों और उनकी शक्तियों का पूरा उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सियासी उठापटक के बीच विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन जब सदन की शुरुआत हुई तो विधानसभा स्पीकर ने सदन को कोरोना वायरस के चलते कुछ दिनों के लिए टाल दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मार्च में जब मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ था और पूर्व की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की ओर से तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब फ्लोर टेस्ट तुरंत करवाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना को लेकर पूरी दुनिया डरी सहमी है, लेकिन सियासत अपने हिसाब से ही चलती है। बहरहाल इस महामारी ने पूरी दुनिया में अपना प्रकोप बिल्कुल मचा कर रखा है, लेकिन महामारी और मानवता की इस लड़ाई में निश्चय ही जीत मानवता की होगी। कोरोना से इस कठिन मुकाबले में उत्साह का होना भी बहुत ज़रूरी है और गीत संगीत इसका एक बड़ा माध्यम है। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने अंदाज में इस मामले पर संदेश दिया है। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तुझे धर का रुख
तो अभी जबकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और कोरोना का कहर हर ओर जारी है, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप भी इन सितारों की तरह अपना उत्साह बनाए रखें। एपीएन आपके पास तमाम उन लोगों का कि जो बहुत अहम है समाज में, वो कैसे अपना ये समय गुजार रहे हैं और क्या आपसे अपील कर रहे हैं, ये आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और आप भी चाहें तो अपने वीडियोस हम तक भेज सकते हैं कि आपने कोरोना से लड़ने के लिए कौन सी राह निकाली है और किस तरह से आप अपना उत्साह बनाए रख रहे हैं। में कोरोना के खतरे ने करीब करीब पूरी दुनिया को अपने जद में ले लिया है। पिछले 100 साल में ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा हमला माना गया है और कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विभीषिका थी उससे भी कहीं बड़ी विभीषिका ये है, बड़ी त्रासदी ये है। हर देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अभी तक इससे निपटने का कोई कारगर और कोई बिल्कुल सही उपाय नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में इसने भयानक तबाही मचा दी है। चीन से इटली और अब इटली से अमेरिका कोरोना का नया केंद्र बनकर उभरा है। कोरोना को कंट्रोल करने की सभी तरकीबें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं। हालांकि जिस तरह से ये ठंडे देशों में फैल रहा है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत कहीं न कहीं राहत की सांस ले रहा है। पर कोरोना का सीधा असर ठंडे प्रदेश या गर्म प्रदेश से नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कोई तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन पूरा विश्व जिस तरह से कोरोना वायरस के सामने तबाह दिख रहा है, घुटने टेक चुका है, उसी से आप समझ सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है। एक रिपोर्ट देखिए। जितना अनुमान था, कोरोना का संक्रमण उससे कहीं तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 18,52,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,14,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से दुनिया भर में 4,23,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,528 लोगों की जान गई है। अकेले न्यूयॉर्क में 758 लोगों की मौत हुई है। 19 मार्च के बाद इटली में रविवार को सबसे कम 431 लोगों की मौत हुई। यहाँ अब तक करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,56,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। उधर फ्रांस में भी मौतों की संख्या में कमी आई है। यहाँ एक दिन में 315 लोगों की जान गई है। फ्रांस में अब तक 14,390 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि 1,32,591 संक्रमित हैं। उधर चीन में भी कोरोना के 108 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ अब तक 82,160 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,340 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से पीड़ित जर्मनी में 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि ब्रिटेन में 10,500 से ज्यादा लोगों की जान गई। ईरान में 4,447 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। कोरोना के कारण चिली में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,213 लोग इससे संक्रमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुपर पावर अमेरिका कोरोना के आगे बिल्कुल बेबस हो गया है। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के तमाम उपाय अभी तक बेअसर साबित हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इस महामारी से निपटने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को काफ़ी पहले ही इस खतरे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बता दिया गया था। बावजूद इसके ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को ज़्यादा तरजीह दी और फैसले लेने में काफ़ी देर की। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाही के सबूत लगातार मिल रहे हैं। संक्रमण का पहला मामला पता लगने से पहले पूर्व सैनिक विभाग के वरिष्ठ मेडिकल सलाहकार डॉक्टर कार्टर मेचर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कड़े कदम उठाने की अपील कर रहे थे। उन्होंने 28 जनवरी को सरकार और विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक ईमेल में लिखा था कि बीमारी के विस्तार और नतीजों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार ने भी 29 जनवरी को वायरस से 5 लाख से अधिक मौतों की आशंका जताई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य जरूरी फैसले मार्च के मध्य में लिए गए तब तक काफी देर हो चुकी थी। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में बार बार वायरस की गंभीरता को नजरअंदाज किया। उनका फोकस अन्य मामलों पर रहा। व्हाइट हाउस के उच्च सलाहकारों, विभिन्न विभागों और खुफिया एजेंसियों ने खतरे के संबंध में चेतावनी भी दी। आक्रामक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई,
लेकिन खतरे को अनदेखा कर ट्रंप अर्थव्यवस्था की चिंता करते रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनवरी के आखिर में चीन से आवाजाही को सीमित करने का पहला ठोस कदम उठाया। इसके बाद जरूरी मेडिकल सामान टेस्टिंग के लिए पैसे की मंजूरी लेने के फैसले में भी ढील दी गई। माना जा रहा है कि संसद में महाभियोग की कार्रवाई के कारण ट्रंप सरकार में बैठे लोगों पर भी संदेह कर रहे थे, जिसके कारण फैसलों में देरी हुई। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को भारत से लौटने पर ट्रंप ने स्वास्थ्य सेक्रेटरी एलेक्स एजार से कोरोना को लेकर बेवजह दहशत फैलाने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी टाल दी गई। खबरों के मुताबिक मार्च की शुरुआत तक ट्रंप सरकार ने मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए ऑर्डर भी जारी नहीं किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच एक खबर कच्चे तेल को लेकर भी आई है। कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक देश कीमतों में तेजी लाने के लिए उत्पादन में कटौती करने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के तहत ओपेक, रूस और अन्य तेल उत्पादक देश 1 मई से रोजाना उत्पादन में 1 करोड़ बैरल की कटौती करेंगे। इसका मकसद तेल की कीमतों को बढ़ाना है। कोरोना वायरस के चलते कच्चे तेल के दाम 18 साल के निचले स्तर के आसपास हैं। हालांकि अब दाम बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक और रूस के बीच कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर सहमति बन गई है, जिससे कोरोना को लेकर पहले से ही पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में तेल के दाम में बढ़ोतरी का सामना भी करना पड़ सकता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक और दूसरे तेल उत्पादक देश रोजाना 9.7 मिलियन बैरल उत्पादन कम करने पर सहमत हुए हैं। इसका मकसद तेल की कीमतों को बढ़ाना है। रूस सऊदी अरब विवाद और कोरोना वायरस के कारण गिरी मांग से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें $30 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन सरकार सस्ते क्रूड का फायदा उठाकर अच्छा खासा स्टॉक जमा करने पर जोर दे रही है। दूसरी ओर कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार कीमतों की कमी का फायदा उठाना चाहती है। तेल कंपनियां भी सरकार द्वारा बढ़ाए गए एक्साइज ड्यूटी को एडजस्ट करने में लगी है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से सरकार के पास अभी अपना राजकोषीय घाटा कुछ कम करने का मौका है। भारत अपनी जरूरतों का करीब 82% क्रूड आयात करता है। कच्चे तेल में गिरावट से भारत को डॉलर के रूप में कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। दूसरी ओर कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल का दाम घटाने की बजाय उत्पाद शुल्क बढ़ाकर भी सरकार राजस्व बढ़ा रही है। हालांकि इन दिनों देश में डिमांड कम होने से सरकार को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना सामान्य परिस्थितियों में मिलता। एक साल पहले अप्रैल 2019 में देश में 24 लाख टन पेट्रोल और 73 लाख टन डीजल की खपत हुई थी। इसी तरह 6.45 लाख टन विमानन ईंधन खर्च हुआ था। भारत दुनिया भर में ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस साल अप्रैल में खपत में गिरावट से पहले मार्च महीने में ईंधन की बिक्री में 1 दशक से अधिक समय की सबसे बड़ी गिरावट रही। मार्च में डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन की मांग गिरने से पेट्रोलियम उत्पादकों की खपत 17.79% तक गिर गई। मार्च में सबसे ज्यादा खपत वाले ईंधन डीजल की मांग में 24.23% की गिरावट आई और ये 56.5 टन रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पार से हुई पाकिस्तान की फायरिंग में एक बच्चे और महिला समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में घरों को निशाना बनाकर गोले दागे। फायरिंग के कारण इलाके के कई घरों में आग लगने की खबर है। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना को जान माल का नुकसान हुआ है। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। देश की बात के आखिरी पड़ाव में आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं। आज 13 अप्रैल है। देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन दुखद घटना के साथ दर्ज है। आज ही के दिन साल 1919 में जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। तब भी बैसाखी थी जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबर थी। 21 साल बाद मार्च 1940 में क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या करके इसका बदला लिया था। तो जब भी बैसाखी आती है, जालियांवाला बाग
की याद जरूर आ जाती है। खालसा पंथ के नींव भी आज ही के दिन रखी गई थी। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इसी दिन फसल पकने की खुशी में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और भारतीय सिनेमा में कई बड़े बड़े कलाकारों का योगदान रहा है, उसको एक तरह से स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखवाने में। ऐसे में बलराज साहनी का भी नाम ऐसे ही आप ले सकते हैं, जो चकाचौंध में रहकर भी ग्लैमर से कोसों दूर रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है। बलराज साहनी जैसा सरल मन और उदार कलाकार मिलना दुर्लभ है। पंजाबी मूल के बलराज साहनी ने अपनी जिंदगी के 26 साल अभिनय संसार में बिताए। पर्दे पर उनकी छवि एक धीर गंभीर व्यक्ति की रही। उन्हें मीना कुमारी का पुरुष प्रतिरूप भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने त्याग प्रधान ट्रेजिक भूमिकाएं ही निभाई। 13 अप्रैल 1973 में दुनिया छोड़ने वाले इस मशहूर अभिनेता ने निधन से बस एक दिन पहले अपनी आखिरी फिल्म गर्म हवा की डबिंग पूरी की थी। उनकी आखिरी रिकॉर्डेड लाइन थी, इंसान कब तक अकेला जी सकता है। 2 बीघा जमीन, भाभी, छोटी बहन, दिल भी तेरा हम भी तेरे, काबली वाला, वक्त, 2 रास्ते और गरम हवा उनकी कुछ यादगार फिल्में थी। बलराज साहनी वैसे एक प्रोफेसर थे और शांति निकेतन में पढ़ाया करते थे। बलराज साहनी का योगदान न केवल भारतीय सिनेमा में है, बल्कि भारतीय इतिहास और भारतीय साहित्य में भी है। तो ऐसे अप्रतिम कलाकार को याद करते हुए आज के देश की बात में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन भूलिए नहीं, आप कोरोना के कहर से बचने के लिए तमाम जो एहतियात सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं वो ज़रूर अपनाएं। और हमारे इस चैनल को देखते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ज़रूरी नंबर्स हम आपको दिखाते हैं उसे भी नोट करें। और यदि कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आप तुरंत उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से हम सभी को मिलकर लड़ना है। और कल जब देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो आने वाले भविष्य के रास्ते भी खुलेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही।